इवनिंग बच्चों, कैसे हो? क्लास में हमने कंपनी अकाउंट खत्म कर लिया था, राइट? और आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कंपनी से पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर ली थी, बैलेंस शीट कर ली थी और रेशो एनालिसिस कर लिया था। आइए अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आयुष, क्लियर आ रही है आवाज बेटा मेरी? यस सर, बिल्कुल क्लियर। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, इस किताब का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 तरह की होती है। पहले को बोला बैलेंस शीट, दूसरी को बोला स्टेटमेंट ऑफ P&L, तीसरी को बोला नोट्स टू अकाउंट्स और चौथी को बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर, ये आज हमारी शुरुआत होने जा रही है। तो सबसे पहले फ्लो का मतलब समझते हैं। कैश तो पता है, हार्ड कैश, कैश। फ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। कैश का आना और कैश का जाना। तो मैं क्या कह रहा हूं, फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ, राइट? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आयुष जरा स्क्रीन पर देख बेटा, शुरू कराऊं? लिख लिया। आपको देखो, आपने एक बैलेंस शीट बनाई थी, राधिका बनाई थी ना बैलेंस शीट, जिसमें हमने एक स्लोगन याद किया था, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर करंट को बनाया था, कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, राइट? तो कार करंट एसेट्स में हमने याद किया था, आपको याद होगा, करंट एसेट में कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, राइट? इसके अंदर जो ये सी 1 2 3 4 नंबर वाला सी था, ये आपको क्या बताता था? कैश एंड कैश बताता था, नहीं बताता था? सोलंकी सर बताता था, नहीं बताता था? यस सर। और ये हमारी क्या होती थी, जो बैलेंस शीट की होती थी, ये करंट ईयर की फिगर होती थी और ये प्रीवियस ईयर की फिगर होती थी। ये जहां पे देखिए मैंने लगाया है, ये होती ही नहीं होती आइटम? सोलंकी सर होती है कि नहीं होती? यस सर। आज हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये 2 पीरियड हैं बेटा, 31/3/22 और 31/3/21, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है एनी चेंजेस इन कैश इक्विवेलेंट। मतलब मैं ये कहता हूँ, ये है लेट से 50,000 और ये है 60,000, तो इसमें चेंजेस आ गया कि नहीं आ गया? 50,000 से 60,000 हो गया, राधिका। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है एनी चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द टू इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज लेमन में समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस एनी चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिटवीन द टू पीरियड। Any changes in cash and cash equivalent between the two period is called cash flow statement. राधिका समझ आ रही है बेटा? और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट कहां लिखा है सर? कहां लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, कंपनी एक्ट में लिखा है, या कहीं और लिखा है? तो बेटा ना पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है ना कंपनी एक्ट में लिखा है। इसका जो परफॉर्मा बनाया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, राधिका? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपका क्लास के अंदर रोल नंबर होता है कि नहीं होता, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इशू किया जाता है। और इसका नंबर कौन सा है? जैसे आपका रोल नंबर होता है तो इसका रोल नंबर क्या होगा? इसका रोल नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, और इसके साथ में लिखा गया है रिवाइज्ड। इसके साथ लिखा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड।
और आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी द कंपनी, यस और नो आयुष? Yes, sir. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी कंपनियों को मानने होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जैसे बैलेंस शीट का एक प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है, वो लिखा है शेड्यूल पार्ट 1 में, लिखी है शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इसी तरह का एक प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है अकॉर्डिंग टू AS रिवाइज। निमाई मेरी बात समझ में आ रही है? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थिएटर रिवाइज में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 तरीके दे रखे हैं, 2 मेथड। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और सेकंड मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। समझ में आ रही है बेटा बात? अब CBSE में जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड से पूछा जाता है। CBSE में जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड से पूछा जाता है। और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, रिटर्न प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें डायरेक्ट मेथड से पूछा जाता है। ये डायरेक्ट मेथड कहां पूछा जाएगा? प्रैक्टिकल रिटर्न एग्जाम जो होगा, जो आपका 12 नंबर का होता है, उसके अंदर एक सवाल कैश फ्लो का होगा जो डायरेक्ट। नहीं भाई, कोई डाउट? ठीक है। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS3, उसमें प्रेस्क्राइब परफॉर्मा दिया हुआ है। उसमें हमने अब हम जो अब कर रहे हैं वो कैश स्टेटमेंट बना रहे हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। कौन से मेथड से बना रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से मेथड से बना रहे हैं? बाय इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। आपको एक सभी किताबों के अंदर किसी भी आप किसी भी ऑथर की किताब उठाएंगे, वहां प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना हुआ है। कई बच्चे इसे रट्टा मारते हैं, पर अगर मैं इसको आपको ड्राइव करना सिखा दूं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। पर इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से बनाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, इन्होंने बिजनेस की एक्टिविटीज को, इन्होंने, इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, इससे पहले मैं एक चीज और समझाता हूं आपको बेसिक टर्म के अंदर। चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले मैंने फ्लो का मतलब करा, फ्लो का मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। अब समझा रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट में अंदर कैश का मतलब क्या है और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? राइट सोलंकी सर? तो Yes, sir. आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय कैश, और दूसरा क्या बताऊंगा? कैश इक्विवेलेंट। राइट? तो कैश का मतलब होता है बेटा कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश जैसा दिखने वाला। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेम एज इट इज दिखने वाला, डुप्लीकेट। सिंपल भाषा में बोलूं, लेमन बोलूं तो डुप्लीकेट, डबल रोल। सोलंकी सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश जैसा दिखने वाला। इसका मतलब कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ वो करंट एसेट्स जो इजीली बहुत जल्दी पीरियड में लिक्विडेट हो जाती हो, कैश में कन्वर्ट हो जाती हो।
तो सर वैसे तो हमने करंट एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद द 12 मंथ्स और लेस, यस। बट यहां पर जो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है वो ये है, कैश इक्विवेलेंट मींस हाईली liquid investment which are easily converted into cash within 90 days or less with insignificant रिस्क, जिसमें कोई रिस्क ना हो और वो 90 दिन के अंदर अंदर, 90 दिन या उससे नीचे के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाती हो। राधिका समझ आ गया? निमय, आयुष सोलंकी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। कैश इक्विवेलेंट के एग्जांपल क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, याद आपने बीएसटी में पढ़ा हुआ है, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, और तीसरा बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसे हमारी बैलेंस शीट के अंदर बोला जाता है बेटा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आपका, सुनिए आयुष जी, करंट इन्वेस्टमेंट आपका वैसे करंट एसेट्स में दिखाया जाता है, जो ये वाला पहले वाला है। इधर देखिए, ये वाला जो पहले वाला है, पर 12th लेवल पर हमें इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानना है। यानी कि ये मानना है कैश फ्लो के स्टेटमेंट के चक्कर में, के केस में, कि ये जो हमने करंट इन्वेस्टमेंट करी है ये हम 90 या उससे नीचे दिन में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों का सम। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इन दोनों का सम। कोई दिक्कत यहां तक? जब हम सवाल कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने, देखिए, जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया था उस दिन मैंने आपको इस बारे में जिक्र किया था, इस बारे में डिस्कस किया था। राइट आयुषी? ओ सॉरी आयुष, मुझे आयुष से आयुषी बना दिया मैंने आज। समझ में आ गया आयुष? कोई बात नहीं सर, समझ में आ गया मेरे को। समझ आ गया ना निमय? तो ये बात समझ आई कैश का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो आज की डेट में सीयूएट का एग्जाम होना है और जब तक आपके बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? तो कैश का मतलब क्या हुआ? मेरे साथ याद करो, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एंड कैश इक्विवेलेंट मींस highly liquid investment which are easily converted into cash within 90 days or less. The example of with the insignificant risk, and the example of cash equivalent means example of cash equivalent treasury bill, कमर्शियल पेपर, मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट। साथ के साथ आपको याद हो गई? अब आ जाओ, अब जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक बार जरा अल्टीमेट वो अकाउंटेंसी दिखाना जरा। अरे सेकंड थर्ड लेके नहीं आई? अरे कंपनी की चाहिए भाई, थर्ड बुक शुरू चल रही है ये, वो कहाँ है? तूने ली है तो लोगे, तूने ले रखी है ना? हाँ तेरे को चाहिए होगी वो, मैं सवाल उसी में से कराऊंगा, रेशो भी तो उसी में से कराई थी मैंने, तूने ली होगी घर पे, जो इस कलर की है यार। ये वाली
देख ये वाली किताब ले रखी है तूने आयुष, तेरे पास है ना ये वाली किताब? हाँ वेरी गुड, है कि नहीं है? तू घर जाके देखियो, तेरे लिए फिर एक मंगा दूंगा मैं। भाई इस क्लास में आओगे तो पता लगेगा ना, है? जब तू एब्सेंट था तब दी होगी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देख, ये बात समझ में आ रही है आयुष? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ये भी समझ में आ गया। अब हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाऊं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, कैश फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एक कंपनी को कहां से कैश आता है और कहां से कैश जाता है, पूरी की पूरी कंपनी है कि नहीं है। यहां पर पैसा किस किस एक्टिविटी से आया और किस किस एक्टिविटी से गया। यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जब AS3 बनाया गया, उसमें पूरी कैश फ्लो को 3 मेजर एक्टिविटी में डिवाइड किया गया। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले, मैं बनाना तो बाद में सिखाऊंगा, पहले इसके मतलब समझा दूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। अब पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। इन्होंने पूरी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई इनडायरेक्ट मेथड में, इन्होंने पूरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 मेजर एक्टिविटीज में डिवाइड करा, 3 मेजर एक्टिविटी में डिवाइड करा। राइट आयुष? यस सर। फर्स्ट एक्टिविटी का नाम दिया इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी का नाम दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी का नाम दिया इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड एक्टिविटी का नाम दिया इन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इन्होंने 3 मेजर कैटेगरी में इसे डिवाइड किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राधिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? आयुष समझ आ गया बेटा? Yes. अब इसके बारे में डेफिनेशन कैसे याद करनी है मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको समझा देता हूं, समझ आ जाएगी। तो जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। निमाई चड्डा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक चीज बताओ आयुष, मैं क्या काम करता हूं? पढ़ाते हो? पढ़ाता हूं। पढ़ाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ट्यूशन फीस मिलती है। फीस। यस सर। ये मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, अगर तू साफ शब्दों में पूछे तो? यस सर। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी। जो मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे मुझे जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो क्या होगा? मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे ट्यूशन फीस मेरी क्या है? ऑपरेटिंग, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आयुष? हाँ। अगर मैं जो यहां रेंट पे करता हूं वो मेरा क्या है? आउटफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? यस सर। तो मेरा काम ट्यूशन का है। अब मान लो कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है यानी कि माल खरीदती है, माल बेचती है। तो जब वो माल बेचे खरीदेगी तो उसका मेन काम ये माल खरीदना बेचना है कि नहीं है?
गुड्स सोल्ड एंड परचेज, गुड्स परचेज करेगा तो आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी का होगा? ऑपरेटिंग का। और गुड्स बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, तो वो क्या होगा? इनफ्लो ऑफ। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. वो सैलरी पे करेगा स्टाफ को तो आउटफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया कि नहीं हो गया? आयुष, यस और नो? Yes. तो मतलब एक चीज मैं आपको यहां पर और डिफरेंस बताता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, पर इससे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले यहां देखिए मैं आपको एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन और बता देता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब मैं डेफिनेशन बता दूंगा तो आपको फिर आराम से दोनों में डिफरेंशिएट करना बड़ा आराम से आ जाएगा। आयुष सोलंकी, यस और नो? Yes. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है सेल परचेज, सेल और परचेज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आयुष सोलंकी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब यहां पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए सतीश अकाउंट क्लासेस है, सतीश अकाउंट क्लासेस है, इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटी क्या होगी? ट्यूशन फीस मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? Yes, sir. राधिका मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी अदर देन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? हाँ जी निमय। पर सतीश अकाउंट क्लासेस, मान लीजिए अभी तो मैं रेंट दे रहा हूं, कल को अगर मैं ये एक सेंटर खरीद लेता हूं तो मैं क्या कहूंगा? परचेज अ बिल्डिंग, परचेज अ। तो बताइए अभी मैंने जो डेफिनेशन बोली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग इज योर नॉन करंट एसेट्स, ये मैंने परचेज कर ली, तो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी बेटा? राधिका मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। एक मिनट रुक जा जरा, समझ ले आयुष, जरा ध्यान से देखा, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, यस और नो? बट मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, जैसे हमारे, बात करता हूं आयुष प्रॉपर्टी डीलर, आयुष, आयुष जो क्या है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, तो इसका तो मेन काम प्रॉपर्टी को खरीदना और प्रॉपर्टी को बेचना हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर ये प्रॉपर्टी को खरीदता है बेचता है तो ये इसके लिए गुड्स हो गया कि नहीं हो गया? तो आयुष सोलंकी के लिए क्या हो जाएगी? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर आयुष प्रॉपर्टी परचेज बिल्डिंग करता है, परचेज करता है या सेल करता है? निमाई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि इसका मेन काम ये है कि नहीं है, तो ये इसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो 100 बातों की एक बात, अगर मैं सबका निचोड़ निकाल दूं, सबका अगर मैं निचोड़ निकाल दूं, पूरी अभी तक मैंने जितना डिस्कस किया अगर मैं उसका नट शेल निकालूं, तो बेटा जो जिसके लिए गुड्स है, जो जिसके लिए, वो उसके लिए उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं? जो जिसके लिए इन्वेंट्री है, जो जिसके लिए इन्वेंट्री है वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? मान लीजिए एक ज्वेलर है, ज्वेलर का काम क्या है? सोने को खरीदना या बेचना। यू गॉट माई पॉइंट आयुष? तो जो ज्वेलर सोने को खरीद रहा है या बेच रहा है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? अब सतीश अकाउंट क्लासेस मान लो रिलायंस के शेयर खरीदती है, तो वो उसकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? अगर ये मान के चले कि मैंने लंबे समय के लिए लिया गया है, तो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? पर एक कंपनी जिसका काम ही शेयर्स को खरीदना बेचना है, जिसे हम म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं, ऐड देखी होगी, सब्जेक्ट म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ी होगी। म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है उसका तो काम ही यही होता है, शेयरों में पैसा, शेयरों को खरीदना और शेयरों को बेचना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंकिंग कंपनी इज लाइक अ फाइनेंसिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है? लोगों से पैसा उधार लेना, और लोगों को पैसा उधार, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? पर अगर सतीश अकाउंट क्लासेस लोगों को पैसा उधार देगी तो वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई कि नहीं हो गई? आयुष सोलंकी, यस और नो? Yes, sir. राधिका, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जब जो जिसके लिए इन्वेंट्री है वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? तो आइए जरा हम डेफिनेशन को लिखवाता हूं और आपको याद करवाता हूं। ये देखिए, आइए सबसे पहले जो चीज मैंने डिस्कस करी वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। कैश फ्लो आर इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश की डेफिनेशन होती, कैश में हम यहाँ पर कौन से बेसिस पे अकाउंटिंग बना रहे हैं? कैश फ्लो पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर नॉन कैश का कोई भी लेना देना, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन शुड बी इग्नोर वाइल कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इज डिफरेंट टर्म, इट मींस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और कैश इक्विवेलेंट मींस, इधर देख आयुष, which means highly liquid asset which can be converted to cash a very short period। और very short period का मतलब क्या है? 90 days और less, 90 days और इसके एग्जांपल क्या हुआ? चेक इन हैंड, ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, और मैंने आपको एक चीज और क्या लिखा है? कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल। आयुष सोलंकी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? निमाई चड्डा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आइए अकाउंटिंग टर्म यूज इन दिस चैप्टर। मैंने आपको क्या क्या अभी डिस्कस करा कि नहीं करा? कैश फ्लो मींस, एक बार पढ़ लो, कैश फ्लो आर द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। These cash inflow and outflow showed movement in cash and cash equivalent। कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या हुई? कैश इक्विवेलेंट इज अ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट which are readily converted into known amount of cash which is subject to insignificant risk of change in value। cash in hand, cash at bank, short term deposit, marketable security are the example of cash and cash equivalent। और आगे मैंने क्या बताया? कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तीसरा जाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या समझाया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब पढ़िए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज are the principal revenue producing activity of the enterprises with other activities and other activity that are not investing or financing activity। बताओ आयुष सोलंकी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. यही मैंने बताया। सतीश अकाउंट क्लासेस को ट्यूशन फीस मिली, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी are the acquisition and disposal of long term assets and other investment not included in, मतलब वो एसेट लॉन्ग टर्म एसेट होती है, और वो एसेट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है, वो भी क्या हो जाएगी? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आयुष सोलंकी, किताब में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No. अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल और डिवेंचर होते हैं कि नहीं होते? तो जो शेयर कैपिटल होती है वो इंटरनल फंड होता है, इंटरनल इक्विटी होती है, और जो डिवेंचर होते हैं वो आपके एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल डेट होता है कि नहीं होता आयुष? Yes, sir. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन ये है, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग। अगर शेयर कैपिटल की दो पीरियड आपको दे रखे होंगे, अगर शेयर कैपिटल में कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब शेयर कैपिटल की वैल्यू चेंज हो रही है या बोरिंग की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? फाइनेंसिंग। आयुष सोलंकी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. चेंज इन कंपोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डेफिनेशन क्या लिखी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच रिजल्ट in the change into the size and composition of
ओनर कैपिटल डेट इज शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। बताओ मेरी बात निमय समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये डेफिनेशन आपने ऐसे ही याद करनी है, ये डेफिनेशन आपने ऐसे ही याद करनी है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आयुष मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. और मैंने इसका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया था बेटा? एक बार पढ़ लो, नहीं समझ में आया इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार आप इसे रीड कर लो आप। थर्ड था ना सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नहीं पहले आप इसे देखो एक बार, फिर दोबारा से पढ़ लो इसे। मैं हट जाता हूं आगे से। कोई भी टर्म अगर समझ नहीं आई तो पूछ लो मेरे से। निमय चड्डा समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? आइए, ये चल क्यों नहीं रहा? और मैंने आपको क्या बताया था? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज। इसके ऊपर भी आपका 1 मार्कर का सवाल आ सकता है, कौन सा नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? आयुष सोलंकी, यस और नो? यस। और मैंने आपको क्या बताया कि हमने इसमें अपनी पूरे बिजनेस की एक्टिविटी को कितनों में डिवाइड करा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम, बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी को मेजर कैटेगरी करके आपको डिवाइड किया गया कि कहां से कैश आया और कहां से गया। हेलो, गुड इवनिंग सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, राइट सर, ओके। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आयुष? यस सर। तो आज थ्योरी की ये बात समझ में आ गई। आइए अब देखो, ये बात समझ में आ गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हुए हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी का नाम क्या है? एक्टिविटी का नाम क्या है? ऑपरेटिंग। दूसरी का क्या है? तीसरी का क्या है? फाइनेंसिंग। ओके, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटमें आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश का इनफ्लो हो गया कि नहीं हो गया? पर ये राधिका कौन से मेथड से? इसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये जो पैसा आ रहा है ये कौन से मेथड से आ रहा है? डायरेक्ट मेथड से। आपको एग्जांपल देख लो, गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सर्विस रेंडर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सर्विस रेंडर एंड रिसीव्ड कैश, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इस पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है कि नहीं आ रहा? निमय समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एग्जांपल आ सकते नहीं आ सकते कि अगर आपका 1 नंबर का अगर सवाल उसने पूछ लिया कि आपसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मिला, बताओ ये कौन सी टाइप की एक्टिविटी है? इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। निमय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ लीजिए, फाइनेंसिंग में पढ़ लीजिए। लोन्स रिसीव्ड बैक, एडवांस रिसीव्ड बैक, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। आयुष सोलंकी मेरी बात समझ में आ रही है? यस। और
फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्या होगा? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इश्यू ऑफ बॉन्ड फॉर कैश, शॉर्ट टर्म बोरिंग। एक बात याद रखना, आपकी जो शॉर्ट टर्म बोरिंग हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। तो आयुष, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि नहीं होता? जब आप बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं, और कैश क्रेडिट, दो तरह के बैंक अकाउंट होते कि नहीं होते, तो इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग। बोरोइंग चाहे बेटा शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों कौन सी टाइप की एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। बताओ, इसके ऊपर जरा ध्यान रखना बेटा, इस चीज के ऊपर, ये मैं जो नीले रंग से लगा रहा हूं इस पे बड़ा ध्यान रखना, पेपर में बहुत दिक्कत करती है ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? आयुष, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे इनफ्लो के। अब आ जाओ जरा आउटफ्लो को भी देख लेते हैं। आउटफ्लो में क्या होगा? पढ़ो ये। ऑपरेटिंग में क्या होगा? हमने वेजेस पे किया, हमने रेंट पे किया, हमने सैलरी पे करी। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने परचेज करी एसेट, फिक्स एसेट परचेज करी, तो मेरी आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग का। और आपको पता है शेयर्स कभी रिडीम नहीं होते, पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को पैसा दे दिया वापस, डिबेंचर्स को पैसा दे दिया, लोन जो हमने बैंक से लिया था वो पैसा वापस दे दिया, तो मेरा आउटफ्लो हो गया। वो कौन सी एक्टिविटी का हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो पढ़िए आप, देखिए। कैश पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स, कैश पेड टू ट्रेड क्रेडिटर फॉर सर्विसेज, वेजेस पेड, सैलरी पेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पेड, टैक्स पेड कंसर्न विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली। फिक्स एसेट परचेज, फिक्स टेंजिबल एसेट परचेज, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, लोन एडवांस टू आउटसाइडर, ब्रोकर और कमीशन पेड टू परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट। आउटफ्लो क्या होगा? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन रीपे, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इंटरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, सेटलमेंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। जो हम इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी पे करते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट पे करते हैं, वो भी क्या होगा? हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार देख लो, आज हम इतना ही करेंगे। एक बार देख लो बेटा, दोबारा इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाऊं क्या? दोबारा से राधिका दिखाऊं? आउटफ्लो देख लिया? कोई डाउट? निमय, आयुष, आउटफ्लो देख लिया? हाँ सर। एक बार इनफ्लो फिर देख ले, एक बार इनफ्लो आउटफ्लो दोनों फिर दोबारा से देख लो एक बार। चलो राधिका आगे। चलो बेटा, निमय पढ़ लिया ये पढ़ ले। आयुष पढ़ ले बेटा ये। हाँ सर, बुक पे पढ़ रहा हूँ। पढ़ लिया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बुक थी हमारी अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी। बेटा तूने देख लियो, घर पे ले रखी नहीं ले रखी? बेटा आज आप इतनी चीजें आप याद करके आना अगली क्लास में। और जैसे जैसे अभी हम थ्योरी कर रहे हैं अभी, तो आपका रेशो हो चुका है, तो कम से कम 5-5 सवाल रेशो के रिवाइज करते जाओ यार। अच्छा सर, ये क्या है? इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी। समझाऊंगा, इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये सब समझाऊंगा आपको। अच्छा ठीक ठीक है ठीक। देख कंपनी क्या करती है, सुन, तुझे पता है कंपनी के जो शेयर होल्डर, कंपनी जो अपना पैसा कमाती है उसमें से कुछ पैसा वो अपने मेंबर्स को देती है, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं बेटा। हाँ जी। तभी तो कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं। हाँ वो तो है ही। कि कंपनी के साथ डिविडेंड उसके के साथ लिए। एक पंत, मतलब कहता है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। अब जैसे मान ले मैंने Yes, sir. रिलायंस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, तो उस पर डिविडेंड मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता होगा। पर रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मेरे हिसाब से वो हम जो भी बात करेंगे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हम कभी भी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात, यही हमने बिजनेस नहीं एंड करें। कॉन्सेप्ट में सीखा था, नहीं सीखा था? बिजनेस एंड और दूसरी बात, एक चीज है, देख बिजनेसमैन कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंपनी डिफरेंट। डिविडेंड किसको पे करती है? शेयर होल्डर को पे करती है। तो शेयर होल्डर मतलब शेयर कैपिटल। तो जब शेयर होल्डर को पे करेगी तो कॉम्पोजिशन शेयर कैपिटल की चेंज
हो जाएगी, शेयर होल्डर फंड चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन गई कि नहीं बन गई? हम्म। उसी तरह आपने 11th में इक्विटी शेयर, दो तरह के शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर। हमने कंपनी अकाउंट पढ़ लिया, हमने इक्विटी शेयर यस और सर। प्रेफरेंस शेयर में दोनों में फर्क क्या होता है कि प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, यस सर। मिलता है कि नहीं मिलता? आप पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर, पढ़ा है। और हमने ये उसका भी फिक्स पढ़ा है रेट कि जो मिलता प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अब कंपनी इशू है। नहीं नहीं कर कर सकते। सकती। इसी तरह इररिडीमेबल डिवेंचर भी कंपनी इशू नहीं कर। 2013 से पहले कंपनी इररिडीमेबल डिवेंचर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती थी, पर 2013 के बाद अब मतलब नए रूल के हिसाब से कंपनी कोई भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। आयुष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो बता, आज की क्लास यहीं खत्म कर लें, अगली क्लास में कल की तुम्हारी एक्स्ट्रा हाँ क्लास ठीक। है कि नहीं है? हाँ सर, शाम को 6 बजे। हाँ, तो मैं तुमको यहाँ पर ड्राइव करनी सिखा दूंगा, आज सिर्फ तुम इतना याद कर लेना। ठीक है। और इसके ऊपर देखो, आपके ऊपर मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, इस पे 1 मार करके सवाल करने शुरू करने हैं आपने। ओके। एक काम करना राधिका, पेज नंबर 5.16 इधर देख, 5.16 और 5.17 में आपको देखो एक्टिविटीज लिखी हुई है, इसके ऊपर आपको चॉइस मारनी है, चॉइस बता एक्टिविटी कौन कौन सी है। कि नहीं आ रही? तो ये कर लेगा कि नहीं कर लेगा? सर यार 5.16 ये पे रहा यार, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम। इधर देख, इससे मुझे बड़ा हेल्प मिल जाएगी यार। क्लासिफिकेशन। हाँ ठीक है, वो तो ऑलरेडी हो रखी है। और ये देखो, अच्छा ये इधर। आपके पास अच्छा चैलेंजेस ये। फॉर स्टूडेंट, ये आपने पहला और दूसरा सवाल करना है, इसका ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले जिसके पास किताब नहीं है, कोई आपको आंसर भी दे रखे हैं आपको। जितना मैंने अभी तक आपको कराया उसके ऊपर क्वेश्चन आया, समझ आया कि नहीं आया? यस सर, बिल्कुल यार। ठीक है। आयुष सोलंकी समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने करना है आपने। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। तो आज की क्लास यहीं ओवर करें बेटा, तो कल मिलते हैं शाम को चलो। 6 बजे, नहीं साढ़े, हाँ 6 बजे, कल 6 बजे मिलते हैं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी बेटा, ठीक है? ठीक है ओके सर। बाय बेटा। ओके बाय।